राहुल जी, दिल्ली ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है, मोहन ही सुप्रीम है, आपको एक्नॉलेज करना होगा। और एक और सवाल यह है कि भाई नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता को खबर भी नहीं लगी, वो तो नॉमिनेशन का फॉर्म लेकर आ रहे थे। अगर आप उनके 24 घंटे के पिछले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टाइमलाइन को देख लें तो भरा पड़ा है प्रचार प्रसार से। वो तो कैंपेनिंग के मोड में नजर आ रहे थे, तो उनको भनक तक ना लगी हो, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। देखिए, आज इस जो अभी बीजेपी है उसमें ज्यादातर ये होता है कि पता नहीं होता है कि किसको क्या फैसला किया जाएगा आलाकमान की तरफ से, या फिर बीजेपी जो संगठन है उसमें किस तरह के फैसले होंगे। ये उनका अपना एक फीडबैक सिस्टम है, उसके हिसाब से जो है फैसले लिए जाते हैं और अभी भी लिए जाते हैं। लेकिन एक बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी, नरोत्तम मिश्रा जो है 2018 में बहुत कम वोटों से जो है वो राजेंद्र भारती से जीते, और उसके बाद हमें ये भी पता है 2023 के चुनाव में हार गए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं बात तो रही होगी कि विनेबिलिटी वाला जो मामला वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा कि क्या सच में नरोत्तम मिश्रा इस सीट को जीत सकते हैं, जो कि पिछली बार 2023 में हार गए। तो क्या सच में उनका आधार वहां पे है? वैसे तो 3 बार से वहां विधायक हैं, और उससे पहले डबरा से वो 3 बार विधायक रहे। तो ऐसा नहीं कि वो बड़े नेता नहीं है, जैसा अभी समीर भी बता रहे थे कि वो गृह मंत्री रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर ये हमेशा देखा जाता है कि विनेबिलिटी किस तरह का फैक्टर जो है वो किस ओर जा रहा है। क्या सच में जो पार्टी के वहां फीडबैक आया उसमें ये दिखाई दे रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जो है शायद ये सीट नहीं जीत पाएंगे। तो अगर ऐसा था तो इसीलिए आशुतोष जो तिवारी हैं उनको कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं आशुतोष तिवारी कोई बाहर से लाए गए कैंडिडेट हैं, वो भी जो है संगठन में रहे हैं, संगठन महामंत्री रहे हैं। तो ऐसा नहीं, और आरएसएस का बैक उनको पूरा सपोर्ट है इस पूरे मामले में। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई अचानक कोई कैंडिडेट जो उतार दिया गया। दूसरी बात मैं ये भी कहूं कि अभी बात हो रही थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा जो है वो पार्टी से अलग होके चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। ये मुश्किल होता है बीजेपी में। हमने देखा है कि बीजेपी में जितने भी लोग, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, उमा भारती हों, कल्याण सिंह हों, जब भी ये कोशिश इन्होंने की है कि वो पार्टी से अलग होके कोई अपना एक अलग रास्ता अपनाए, वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हमने प्रेसिडेंट देखे हैं कि जो लोग पार्टी से बाहर गए हैं वो ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जो पार्टी में आए हैं या बीजेपी में लोग बाहर से आते हैं वो काफी सक्सेसफुल देखे जा सकते हैं। तो ये नरोत्तम मिश्रा को ये समझना पड़ेगा। और अभी आप बात कर रहे थे कि वो सुबह वो जागे और उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मतलब कोई इस तरह की हिंसा नहीं करिए, किस तरह का बवाल मत करिए। अगर इतने ही वो जो दतिया में इतना ही प्रभाव रखते हैं, इतना ही दखल रखते हैं, तो उनको तो उसी वक्त पता चल गया होगा जब पहला पत्थर चला हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको ना पता चला हो। तो उन्होंने होने दिया। ये भी तो पार्टी देखेगी कि किस तरह का बिहेवियर जो है नरोत्तम मिश्रा का है। और दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात जो अभी की जा रही थी, हाँ ये जरूर है कि वहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश में जो पार्टी के अंदर जो एक अपनी तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उसको जरूर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का किस तरह का रोल रहा हो, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा देखिए पार्टी ने उन पर बहुत विश्वास किया था। यहाँ तक कि आपको याद हो कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने में नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा रोल रहा था। नरोत्तम मिश्रा को यहाँ तक जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी कि 2023 के बाद बाकी पार्टियों से, कांग्रेस से और बाकी पार्टियों से लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाए। उन्होंने बहुत उस पर मेहनत की थी और बहुत सारे लोग शामिल भी हुए थे। तो ऐसे में दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ बातें हैं जिसको लेके जो है इस तरह का जो बदलाव है वो हुआ है। बिल्कुल, इस बातों को जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ अनुराग अमिताभ जी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, ये मैसेजिंग आमतौर पे बीजेपी में नहीं होती है। हम टिकट कट जाए तो थोड़ा बहुत कोई छोटे लेवल पे कार्यकर्ता थोड़ा आक्रोश जताते हैं, उसके बाद उस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं जो हमने बीती रात देखी कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजने की नौबत आ गई, आंसू गैस छोड़ने की नौबत आ गई, 250 कार्यकर्ताओं को आपको नजरबंद करना पड़ा, बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा हो गया, इस्तीफे हो गए। ये पहले नहीं हुआ बीजेपी में। तो ये किस तरह की मैसेजिंग है पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी जब से शिवराज सिंह चौहान जी वहां से मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके सेंटर में मूव हुए और जब से मोहन यादव जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तब से वहां एक सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं जिनके नाम समीर जी ने बताए और मोहन यादव जी के बीच में एक टसल टाइप का चल रहा है।
उसके बाद हमने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छाप दी मोहन यादव जी के एलिजेड लैंड डील्स के बारे में। तब से अटकलें लगाई जा रही हैं दिल्ली के गलियारों में, मध्य प्रदेश में, कि मोहन यादव जी एज अ सीएम रिप्लेस होंगे, नहीं होंगे, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब इस परिवेश में इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। एक है कि नरोत्तम मिश्रा जी वेव में, यानी 2023 के वेव के इलेक्शन में भी चुनाव हारे, 8,000 वोटों से हारे, लेकिन चुनाव हारे थे। 8,000 तो वोटों से। विनेबिलिटी, हाँ, 7,700 या ऐसे 8,000 कुछ। तो विनेबिलिटी एक फैक्टर है, जो राहुल महाजन सर भी कह रहे थे। तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी ये चुनाव दोबारा जीत सकते थे? क्योंकि एक प्रेस्टीज का भी चुनाव है ये अब, क्योंकि मोहन यादव जी पे जो आरोप लगे हैं उसके बाद ये पहला चुनाव है। खंडेलवाल जी का एज एन अध्यक्ष पहला चुनाव है। तो ये सारी बातें भी देखने की जरूरत है। तीसरी बात है कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। समीर सर यहाँ पे है, जरूर बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो ठीक है, कुछ नाराजगी हो सकती है, कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वायलेंस जो है इस तरह का कि सपोर्टर्स सड़क पर आ जाएं और इस तरह से वायलेंस करें, ये तो कभी देखने को मिला नहीं है।